हेलो फ्रेंड्स, आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं रीड आउट करूँगी नेक्स्ट पार्ट, नॉवेल की नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, नहीं तो आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करती हूँ नॉवेल की नेक्स्ट पार्ट। खिज़र ने कोरियर वाले से ड्रेस लिया और बीजान के बताए हुए कमरे की तरफ चल दिया। खिज़र ने कमरा खोला तो सामने बेड पर बैठी लड़की को देखा। चूँकि अबीरा की बैक खिज़र की तरफ थी तो अबीरा खिज़र को नहीं देख सकी, या यूँ कहना बेहतर होगा कि उसे खिज़र के आने का ही पता नहीं चला। वो तो अपनी सोचों में गुम थी कि खिज़र की आवाज़ ने उसे हाल में खींचा। जी, आपका वेडिंग ड्रेस आ गया है, ले लें, खिज़र ने अबीरा से कहा। तो अबीरा जैसे ही ड्रेस लेने के लिए मुड़ी, खिज़र हैरान परेशान खड़ा अबीरा को देखने लगा। जी, वो ड्रेस। जब कुछ देर खिज़र ना बोला तो अबीरा खिज़र की नज़रों से कंफ्यूज होती बोली, बीहू तुम यहाँ? खिज़र ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात लिए अबीरा से पूछा था। वहीं दूसरी जानिब अबीरा अभी भी हैरान हुई थी, क्योंकि अबीरा को बीहू के नाम से तो बस एक इंसान पुकारा करता था, वो जिसे वो कभी जी भर के देख भी नहीं सकी थी। और वो उससे जुदा हो गया था, एक ऐसा जख्म दे गया जो आज तक भर नहीं सका था। और आज उस इंसान को देखकर अबीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या गुस्सा हो। अबीरा बस इसी परेशानी में मुब्तला थी। जब खिज़र ने उसे दोबारा पुकारा था, बीहू तुम यहाँ कैसी हो? तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हारी विजदान से शादी हो रही है? अगर हो रही है तो घर के बाकी लोग कहाँ हैं? खिज़र ने एक ही सांस में कितने सवाल कर लिए थे। अबीरा तो बस हुक्कों की तरह सामने खड़े शख्स को देखने में मसरूफ़ थी, जिसको उसने सिर्फ घर के पुराने एल्बम में देखा था। अम्मी, ये कौन है? बहुत ही हैंडसम लड़का है। अम्मी, ये कौन है? बहुत ही हैंडसम लड़का है। अबीरा जो घर की सफाई कर रही थी, सफाई के दौरान उसे एक पुराना एल्बम मिला था जिसमें घर के तमाम अफराद की तस्वीर थी। इस अनजान लड़के को अपने घर के एल्बम में देखकर तजस्सुस से फायका बेगम से पूछने लगी थी। इस लड़के की तस्वीर देखकर फायका बेगम की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ अम्मी, आप तो रो रही हैं? ज़रमीना ने अपनी अम्मी को रोते देखा तो उनसे पूछने लगी। ज़रमीना के कहने पर अबीरा ने भी अपनी माँ को देखा। अम्मी, आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, अबीरा ने झट से कहा और एल्बम को बंद करने लगी कि अचानक उसके हाथ रुके थे। अपनी माँ की बात सुनकर, भाई है ये तेरा? फायका बेगम फायका बेगम ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा था। क्या भाई? कैसा भाई? हमारा एक भाई है और हमें पता तक नहीं। अगर ये एल्बम न मिलता तो हमें पता भी नहीं चलता। अम्मी, ये जिंदा भी है या? ज़रमीना ने अपनी बात छोड़ दी थी। ज़रमीना की बात सुनकर फायका बेगम तरफ उठी थी। पता नहीं, कमरे में दाखिल हो रहे अफजल साहब ने जवाब दिया था। क्या मतलब पता नहीं बाबा? अबीरा ने हैरत से पूछा था। जब तुम्हें बताना होगा हम बता देंगे। अब बहस नहीं करो बीहू, अफजल साहब ने संजीदगी से कहा और कमरे से बाहर निकल गए। फायका बेगम भी उनके पीछे कमरे से बाहर निकल गई थी। अफजल साहब अबीरा को बीहू तभी कहा करते थे जब उन्हें किसी की बहुत शिद्दत से याद आया करती थी, और आज उसे पता चला था कि वो इंसान कोई और नहीं, उसका सगा भाई था। बीहू, क्या हुआ? कुछ तो बोलो, खिज़र ने अबीरा को झंझोड़ कर कहा।
कुछ तो भी तो नहीं। अबीरा ने सामने खड़े इंसान को देखते हुए अटक कर जवाब दिया, अबीरा मैं तुम्हारा भाई हूँ, पहचाना मुझे? अरे तुम कैसे पहचानूंगी, तब तो तुम बहुत छोटी सी थी। खिज़र ने अबीरा को गले लगाते हुए खुशी से कहा। किसी अपने का लम्स मौजूद महसूस करते ही अबीरा ना चाहते हुए भी रो पड़ी। वो आंसू जो न जाने कब से पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर आने को बेचैन थे, अपने भाई के आगोश में आते ही वो आंसू आंसू किसी नदी की तरह अबीरा के आंखों से बह रहे थे। बीहू मेरी जान, रो मत, देखो प्लीज रो नहीं, यहाँ देखो मेरी तरफ, शाबाश, आंसू साफ करो, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा तुम्हारा भाई। खिज़र ने अबीरा को खुद से अलग करके उसके आंसू साफ करते हुए कहा, अच्छा बताओ अम्मी और अब्बू कहाँ हैं, और जरी वो कहाँ है? खिज़र ने कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए बेचैनी से पूछा। वो यहाँ नहीं है, अबीरा ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। अबीरा ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, क्या मतलब? वो नहीं है, कहाँ है वो? खिज़र ने अबीरा का चेहरा ऊपर करते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, अबीरा ने भराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। मुझे बताओ बीहू, तुम यहाँ कैसे आई, और घर के सब लोग कहाँ हैं? सच सच बताओ मुझे। खिज़र ने अबीरा को कंधे से थाम कर संजीदगी से पूछा। वो भाई हुआ यूँ था कि अबीरा ने अफजल साहब के मोबाइल देने से लेकर मिजान तक की बात को सच सच खिज़र को बता दिया। खिज़र अबीरा की बातें गर्दन झुकाए सुन रहा था। भाई सच में मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, वो सब मुझसे अनजाने में हुआ। भाई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन करें। अबीरा रोते हुए अभी बोल ही रही थी कि जब खिज़र ने उसे अपने गले से लगाया। बस मीऊ, तुम्हें अपने भाई को अपनी पाकीज़गी बयान करने के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे गलती हुई है और तुमने अपनी गलती की सज़ा भी पाली है, तो अब रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं ढूंढूंगा बाबा को, फिक्र नहीं करो तुम। खिज़र ने अबीरा को तसल्ली देते हुए कहा, बीहू तुम इस शादी से खुश होना, कोई एतराज़ नहीं है तुम्हें इस शादी से? खिज़र ने अबीरा के चेहरे को थामे प्यार से पूछा। नहीं भाई, अबीरा ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। तो खिज़र ने मुस्कुरा दिया। जारिया ज़ैनब को लिए बाहर पोर्च में आई थी। बैठो ज़ैनब, जारिया ने कार का बैक डोर खोलते हुए कहा तो ज़ैनब बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई। फिर जारिया बेगम मिज़ान के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई तो मिज़ान ने गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। कैसी हो ज़ैनब? मिज़ान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मिज़ान की आवाज़ सुनकर ज़ैनब ने नजरें उठाकर पहले मिज़ान को देखा, फिर जारिया को। तुम्हारा भाई है ये, जारिया ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को बताया तो ज़ैनब ने हैरत से मिज़ान को देखा। सॉरी ज़ैनब, मुझे नहीं पता था कि आदिल शाह ने मुझे कमरे में किस नियत से भेजा था। वो तो मुझे तुम्हारे मुँह से पता चला कि आदिल शाह ने तुम्हें। मिज़ान ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मुझे सब पता है भाई, उस दिन आपकी हालत देख ली थी मैंने जब आपको खिज़र बाहर ले जा रहे थे। ज़ैनब ने मिज़ान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो मिज़ान मुस्कुरा दिया। मिज़ान ने गाड़ी शाह हाउस के पोर्च में रोकी और गाड़ी से बाहर निकला। फिर मिज़ान ने पहले जारिया और फिर ज़ैनब की साइड का दरवाज़ा खोला और दोनों बाहर निकली। घर के अंदर कदम बढ़ाए ही थे कि सामने उन्हें बीजान दिखी। अस्सलाम वालेकुम आपा, जारिया ने बीजान को देखते ही उनके गले से लगते मोहब्बत से कहा। वालेकुम अस्सलाम जारिया, कैसी हो? बीजान जारिया बेगम से जुदा होती पूछने लगी। मैं ठीक हूँ आपा, जारिया बेगम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपा ज़ैनब, जारिया बेगम ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब की तरफ इशारा करते हुए कहा। माशाअल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है ज़ैनब। बीजान ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब के सर पर हाथ रख के कहा। चलो भाइयों में खड़ी रहोगी या मेरी शादी भी करवानी है? तुम लोगों ने भूल तो नहीं गए? विज़ान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ज़ैनब ने हैरत से विज़ान को देखा। शादी आपकी भाई? ज़ैनब ने आंखों को बड़ा करते हुए पूछा। हाँ मेरी प्यारी बहना, मेरी शादी तभी तभी तो तुम्हें लाया हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी तुम्हारी? विज़ान ने शरारत से कहा तो ज़ैनब का मुँह बन गया। अच्छा अब मुँह न बनाओ, बाद में मनाऊंगा तुम्हें, अभी मेरी शादी करवाओ बस। विज़ान ने दुआई देते हुए कहा। हाँ भाई,
करवा दो शादी, बेचारा इतना शदीद कमारा है कि मुझ पर लाइन मारना शुरू हो जाता है। खिज़र ने शरारत से कहा और उनके पास आ गया। बाकी बातें बाद में, निकाह का वक्त होने वाला है। जाओ ज़ैनब, तुम्हारे और अम्मी के कपड़े यहाँ दूसरे कमरे में रखवाए हैं मैंने। रिजवान ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को रूम का बताया। फिर तो जारिया बेगम और ज़ैनब तैयार हुई, कमरे में चली गई। भी जाएं, अभी तैयार हो जाएं, और हाँ, अच्छे से तैयार होना, आपके बॉयफ्रेंड की शादी है आखिर। रिजवान ने एक आंख लगाते हुए बीजान से कहा, तुम्हें तो अब अभी रहिए सुधारेगी। बीजान ने रिजवान के सर पर झपट लगाते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई। रिजवान, मुझे तुम्हें ज़रूरी बात बतानी है। खिज़र जो कब से खामोश तमाशाई बना सबके जाने का वेट कर रहा था, सबके जाते ही रिजवान से बोला, देखो खिज़र, आज मेरी शादी है और मैं अपना मूड ख़राब नहीं कर सकता, इसलिए जो बताना हो निकाह के बाद बताना। और तेरे कपड़े मेरे कमरे में हैं, चल तैयार हो जा। रिजवान ने खफे से कहा और जाने लगा। ओ शीमेल, अब नाराज़ ना हो, खिज़र ने शरारत से कहा। तो रिजवान ने पुकार नज़रों से खिज़र को देखा। रिजवान की गोरी ने खिज़र को कुछ भी बोलने से बाज रखा और चुपचाप तैयार होने चला गया। अबीरा लाल कलर के एम्ब्रॉयडरी ड्रेस में चेहरे पर नफासत से किए गए मेकअप में बहुत ही प्यारी लग रही थी। दूसरी जानिब रिजवान भी सफ़ेद शलवार कमीज़ में ब्लैक कोट डाले, भावों को सलीके से सुलझाए, वो भी गजब ढा रहा था। ज़ैनब और खिज़र के कपड़े रिजवान ने सेम ही मंगवाए थे, क्योंकि रिजवान जानता था खिज़र और ज़ैनब सेम ड्रेसिंग भी किया करते थे। इसलिए रिजवान ने खिज़र और ज़ैनब के लिए पर्पल ड्रेस मंगवाया था, क्योंकि खिज़र को ज़ैनब पर पर्पल ड्रेस कलर बहुत प्यारा लगता था। सब तैयार होकर नीचे आ चुके थे। मेहमान इतने बुलाए ही नहीं गए थे, क्योंकि ये शादी सादगी से तय पानी थी, इसलिए ज़्यादा मेहमानों को इनवाइट ही नहीं किया गया था। बस घर के कुछ लोग और बाहर से 3 या 4 लोगों को मकबूल किया गया था। अरे ज़ैनब, कितनी प्यारी लग रही हो, बीजान ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब से कहा। वही बीजान की बात सुनकर खिज़र के कान खड़े हुए और उसने मुड़कर ज़ैनब को देखा। वाकई ज़ैनब बहुत प्यारी लग रही थी आज। आपा सब आ गए हैं, आप दुल्हन को लेकर आए। जारिया ने मुस्कुराते हुए बीजान को कहा। हमें लाती हूँ उसे, बीजान ने मुस्कुरा कर कहा और अबीरा को लेने चली गई। अबीरा चल बेटा, निकाह का वक्त हो रहा है, सब इंतजार कर रहे हैं। बीजान ने कमरे में दाखिल होते कहा। जी, एक लफ्ज़ी जवाब आया। अच्छा, ये बुलेट और बीजान ने लाल चीज़ी अबीरा को पकड़ाते हुए कहा। जी। अबीरा ने कहते ही घूंघट उड़ा और बीजान के साथ नीचे चली गई। ये क्या बीजान, आपने घूंघट क्यों दिया है उसे? मैंने तो देखा ही नहीं है उसे, ज़ैनब ने मुंह बनाते हुए कहा। निकाह के बाद देख लेना, बीजान ने ज़ैनब से कहा और अबीरा को बीजान के करीब बैठाया। मौलवी साहब वहीं आ गए। पहले अबीरा से मौलवी साहब ने कहा, अबीरा शाहवल्द अफजल साहब का निकाह रिजवान शाहवल्द सालार शाह के साथ गवाहों की मौजूदगी अल्लाह सुब्हान तआला की हाजिर व नाजिर चाँद के हुजूर अक़दस की सुन्नत की पैरवी करते हुए शहरियत मुतहरात के मुताबिक आपा मेहर 2 लाख रुपए सिक्का राजिउल वक्त तय पाया है। क्या आपको कबूल है? अबीरा ने जब मौलवी साहब के मुँह से रिजवान के वालिद का नाम सुना तो हैरत से खिज़र को देखा। खिज़र समझ गया था कि अबीरा उसे ऐसे क्यों देख रही है, इसलिए उसके पास आया और कान पर झुका। मैं तुम्हें निकाह के बाद सब बताऊंगा, अभी ये निकाह कर लो। रिजवान तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला है, खिज़र ने सरगोशी नुमा कहा था। वही मौलवी साहब ने दोबारा पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। आखिरी बार इसे कबूल कहते हुए अपने घर वालों की बहुत याद आई थी, तो उसकी आंखों से आंसू निकले थे। निकाह एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पल भर में लड़की का हकदार बदल जाता है। बाप के नाम की जगह एक ऐसे इंसान का नाम आ जाता है जिसे हम कभी जानते भी नहीं थे। लड़की कितनी ही सख्त की दिल क्यों न हो, निकाह के पेपर्स पर साइन करते हुए पूरे दिल व जान से लरज़ जाती है, क्योंकि एक साइन से उसका हकदार बदल जाता है। रिजवान ने भी निकाह के पेपर्स पर साइन किया और यूँ अबीरा और रिजवान निकाह के पाकीज़ा रिश्ते में बंध गए। अम्मी, ये अबीरा शाह है, अफजल अंकल की बेटी। ये इत्तेफाक है या भाई को पता था? सब ज़ैनब ने हैरानगी से जारिया से पूछा। पता नहीं बेटा, ये तो अब रिजवान से ही पता चलेगा, मैं बात करूँगी रात में।
उससे जारिया बेगम ने विजान को देखते हुए ज़ैनब से कहा, निकाह की सारी रस्में बीजान और जारिया बेगम ने मिलकर की थी। अब सारी रस्मों से फारिग होकर बीजान ने अबीरा को विजान के कमरे में बिठाया और खुद वो नीचे आ गई। जब सब घर वाले बैठे थे, खज़र, अबीरा तो तुम्हारी बहन है ना, उसे तुम यहाँ लाए हो? अगर लाए भी हो तो तुम्हारे बाप के घर वाले कहाँ हैं? ज़ैनब ने खज़र को देखते हुए पूछा। उसे यहाँ खज़र नहीं लाया, मिज़ान लाया था, बीजान ने जवाब दिया। क्या मिज़ान भाई आप लाए हैं अबीरा को? ज़ैनब ने हैरत से पूछा। चुप हो जाओ ज़ैनब, तुम्हारे तो सवाल जवाब ही खत्म नहीं होंगे। खज़र और मिज़ान, अब तुम दोनों में से मुझे हकीकत कौन बताएगा? जारिया बेगम ने ज़ैनब को डांटते हुए अब इन दोनों से पूछा। आंटी मैं बताता हूँ। खज़र ने जब फिज़ान को चुप बैठा देखा तो जारिया बेगम से कहने लगा, फिज़ान क्या बताता अपनी माँ को? उसे तो सिर्फ इतना पता था कि अबीरा को उसने बिकने से बचाया है। वो ये तो जानता ही नहीं था कि ये अबीरा वही अबीरा है जिसके साथ उसका बचपन में ही रिश्ता पक्का कर दिया गया था। आंटी दरअसल हुआ कुछ यूँ कि खज़र ने सबको सारी बात बताई थी, मगर ये नहीं बताया कि अबीरा उस लड़के को पसंद करती थी जिसने उसे बेच दिया, क्योंकि वो अपनी बहन को उन लोगों की नज़रों में मशकूक नहीं बनाना चाहता था। बेशक वो अबीरा पर कोई उंगली न उठाते, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मनफी सोच इंसान में पैदा हो ही जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ बच्ची के साथ, लेकिन जितना मैंने उसे जाना है, बहुत अच्छी और नेक सीरत बच्ची है अबीरा। बीजान ने मुस्कुराते हुए कहा। मिज़ान बस सर झुकाए सबकी बातें सुन रहा था। अच्छा, अब बहुत हो गई बातें। मिज़ान तुम अपने कमरे में जाओ, जारिया और ज़ैनब तुम यहीं रुकोगी, या जाना होगा तुम लोगों को? बीजान ने पहले मिज़ान से कहा और फिर जारिया बेगम से पूछने लगी। बीजान अदिल शाह शहर से बाहर है, वह 2-3 दिन तक नहीं आएगा और उसके मुलाजमों का मुंह मैं बंद करवा चुका हूँ, इसलिए अम्मी और ज़ैनब 2 दिन तक यहाँ रह सकती हैं। मिज़ान ने बीजान को देखते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में, बीजान ने मिज़ान से कहा। तो मिज़ान चुपचाप अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने ही लगा था जब उसे खज़र की आवाज़ आई। मुझे तुमसे एक बात करनी है, खज़र ने संजीदगी से कहा। आप सब अपने कमरे में जाइए, रात बहुत हो चुकी है। खज़र ने तीनों को कहा तो वो सब चुपचाप अपने कमरे में चली गई। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मिज़ान ने तामुल से कहा। देखो मिज़ान, मेरा और तुम्हारा साथ 13 साल का है। तुम जानते हो मुझे गोल-मोल बातें करनी नहीं आती। मेरी बहन बहुत मासूम है, उसे दुनिया की पहचान नहीं है। उससे जो भी हुआ है वो सब नादानी और नासमझी में हुआ था और उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरी बहन पर कोई एहसान करो अपने साथ रखकर। मुझे खुद नहीं पता था कि वो मेरी बहन है, मुझे आज मालूम हुआ। मैं तुझे बताना चाहता था लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं। प्लीज़ मेरी बहन को एक मौका ज़रूर देना अपनी सफाई पेश करने का। खज़र ने फिज़ान को प्यार से समझाते हुए कहा। हो गया तेरा? मुझे पता है वो मासूम है, उसे इस दुनिया का नहीं पता, और मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो कुछ समझ ना सके, इसलिए तुम जाओ आराम करो। तुम्हारी बहन अब मेरी विज़न शाह की जिम्मेदारी है, इसलिए अब तुम टेंशन फ्री होके जाओ और घोड़े गधे बेचकर सो जाओ। मिज़ा ने संजीदगी से कहते हुए आखिर में मजाक से कहा था। अच्छा, थैंक यू यार, तू सच में बहुत अच्छा है। खज़र ने मिज़ान के मजाक को इग्नोर करते हुए उसकी पहली बात पर खुश होते कहा। बस बस, मक्खन नहीं लगाओ, अब मुझे जाने दो। मिज़ा ने शरारत से कहा। तुम कोई ब्राइड नहीं हो जो मैं तुझे मक्खन लगाऊं। तुम कोई ब्रेड नहीं हो जो मैं तुझे मक्खन लगाऊं। तुम तारीफ के काबिल ही नहीं है, शीमेल ना हो तो। खज़र ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। अरे तेरी तो अब शादी हो चुकी है, मेरी एक कदर बीवी है मेरी, खबरदार जो मुझे दोबारा शीमेल जैसे घटिया अल्फाज से नवाजा। मिज़ान ने खफी से कहा। अच्छा, अब नाराज़ न हो, जाकर अबीरा से तामुल से बात करना। और हाँ, एक ज़रूरी बात, उसे हमारे कास्ट का नहीं पता, प्लीज़ उसे बता देना ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। खज़र ने विज़ान के कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो विज़ान हाँ में गर्दन हिलाकर अपने कमरे की तरफ चला गया। खज़र अभी अपने कमरे की तरफ जाने ही लगा था कि उसके मोबाइल फ़ोन पर किसी की कॉल आई। खज़र ने नंबर देखा तो एक सेकेंड में कॉल पिक कर ली। हाँ बोलो, काम हुआ?
खिज़र ने बुला के संजीदगी से पूछा, जी सर, काम हो गया, वो बेहोश है, अभी कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा। मुकाबिल ने मौजूदा हालत से खिज़र को आगाह किया, सही, किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? खिज़र ने संजीदगी से पूछा, नहीं सर, काम बिल्कुल आपके प्लान के मुताबिक हुआ है। मुकाबिल ने खिज़र को तसल्ली देते हुए कहा, ओके, जब तक मैं ना कहूँ उसे होश में आने मत देना। खिज़र ने कहा और कॉल काट दी, क्योंकि सामने से उसे ज़ैनब अपनी तरफ आती देख चुकी थी। क्या हुआ स्वीटहार्ट? खिज़र ने मोहब्बत से ज़ैनब से पूछा। कोई कह ही नहीं सकता था कि अभी चंद लम्हे पहले वो संजीदा था। कुछ नहीं, पानी नहीं था, कमरे में वो लेने आई थी। ज़ैनब ने जवाब दिया और किचन की तरफ बढ़ गई। ज़ैनब अभी बोतल में पानी भर ही रही थी कि उसे अपने पेट पर किसी की उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। पानी छोड़ो, कुछ अपने शौहर पर भी ध्यान दो। खिज़र ने ज़ैनब के कंधे पर चेहरा रखे जुमनी अंदाज में कहा, खिज़र, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? ज़ैनब ने खिज़र को पीछे धकेलते हुए कहा और वापस जाने के लिए मुड़ी। खिज़र ने ज़ैनब की कलाई थामी उसे अपने करीब किया और अपनी गिरफ्त उसकी कमर पर सख्त करते हुए कहा, दिमाग खराब ही तो हुआ है मेरा डियर वाइफी। अब 10 साल बाद मिली हो तो कितना तड़पाया है तुमने मुझे, अब मिली हो तो दूर दूर रहती हो मुझसे। कोई नामहरम तो नहीं हूँ, मैं शौहर हूँ तुम्हारा, तुम पर अपना हक महफूज रखता हूँ मैं। प्लीज़ अब तो मुझसे दूर मत जाओ, मर जाऊँगा अब मैं। खिज़र जज्बात में अभी बोल ही रहा था कि ज़ैनब ने तड़प कर उसके होठों पर अपने नाजुक हाथ रखे। खबरदार, जो अब मरने का नाम लिया भी तुमने तो मुझसे तुमने अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा, ज़ैनब ने खफिए से कहा तो खिज़र ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आई लव यू ज़ैनब, तुम्हें नहीं पता कितना तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए। खिज़र ने मोहब्बत से अपने जज्बात ज़ैनब के सामने बयान किए। आई लव यू टू, खिज़र, मैं भी बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे लिए। ज़ैनब ने भी मोहब्बत से जवाब दिया। ऐसे नहीं, अल्फाज से मोहब्बत मालूम नहीं होती डियर वाइफी, अब अमल की बारी है। खिज़र ने ज़ैनब को देखते हुए जुबानी अंदाज में कहा तो ज़ैनब पलकें झुका गई। खिज़र बिना एक पल की देरी किए ज़ैनब को बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। आज तुम्हें पता चलेगा ना कि कितना तड़पाया है तुमने। खिज़र ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ज़ैनब से कहा तो ज़ैनब शर्म के मारे अपना चेहरा खिज़र के सीने में छुपा गई। विज़ान ने कमरे में कदम रखा तो सामने अमीरा को अपने इंतजार में बैठा पाया। विज़ान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। विज़ान ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद किया और बेड पर अमीरा के करीब आकर बैठा। विज़ान को अपने करीब बैठा देख अमीरा के हाथ की हथेलियां पसीने से शराबोर हो गई। विज़ान ने मुस्कुराते हुए अमीरा के चेहरे पर से घूंघट उठाया। घूंघट उठाते ही विज़ान जैसे साकित सा अमीरा को देखने लगा। वो उसे बचपन में जिस कदर अपनी तरफ खींचती थी, अब तो उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई थी। विज़ान ने अपनी नज़र अमीरा के चेहरे पर से हटाई और एक मामूली डिबिया निकाली और डिबिया को खोल कर अमीरा के सामने किया। तुम्हें ये तोहफा कैसा लगा? विज़ान ने मुस्कुराते हुए पूछा। आज तो विज़ान के चेहरे पर से मुस्कुराहट जुदा हो ही नहीं रही थी। वो लड़की जिसे उसने बचपन में शिद्दत से चाहा था, आज वही लड़की उसकी बीवी बने उसके सामने मौजूद थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी मोहब्बत से कभी मिल भी पाएगा या नहीं। विज़ान अपनी दुश्मनी में इतना आगे निकल गया कि इंतकाम का जुनून उसकी मोहब्बत पर हावी हो गया था और वो तो जैसे उसे भुला ही चुका था। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। अबीरा विज़ान की खामोशी से घबराते हुए अटक कर कहने लगी, हाँ बोलो ना देवा, मैं सुन रहा हूँ। विज़ान ने मोहब्बत से कहा तो अबीरा ने उसे हैरत से देखा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा भाई मुझे ये देख कर तुम्हें भी वो कहकर पुकारता था। विज़ान ने अबीरा की हैरानगी दूर करते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैं जानती हूँ मुझ जैसी लड़की से कोई भी इज्जतदार मर्द शादी नहीं करना चाहेगा। मैं एक बिकी हुई लड़की किसी इज्जतदार मर्द के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझसे जो हुआ नादानी में हुआ। मैंने तो उसे मोहब्बत की थी, लेकिन उसने मेरा फ़ायदा उठाते हुए मुझे बेच दिया। प्लीज़ मेरी इज्जत को लेकर एक भी लफ्ज़ मत पूछिएगा मुझसे। मैं अपनी इज्जत और पाकीज़गी की गवाही नहीं दे सकूँगी, लेकिन मैं आपके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं रहूँगी। मैं आपके काबिल नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे तलाक। चुप, एकदम चुप। अगर तुम्हारे मुंह से मैंने
कोई फालतू बात सुनी तो अभी के अभी जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा तुम्हें। रिजान जो कब से जब्त किए उसकी बातें सुन रहा था। तलाक का लफ्ज़ अबीरा के मुंह से सुनते ही गुस्से से बोला। रिजान के गुस्सा करने पर अबीरा ने अपनी झुकी पलकें उठाकर रिजान को देखा तो रिजान की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, अबीरा ने डरते हुए रिजान से कहा। देखो अबीरा, आज पहली और आखिरी बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। आज के बाद तलाक का लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से निकला तो यकीन जानो अगला सांस नहीं ले पाओगी तुम। रिजा ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए संजीदगी से कहा। आज से नहीं, बचपन से ही तुम्हारे रास्ते सिर्फ और सिर्फ रिजान शाह तक ही आते थे और आगे भी मुझ तक ही आएंगे, इसलिए अब तुम फिजूल का सोचना छोड़ दो। रिजा ने मुस्कुराते हुए अबीरा को न सिर्फ बावर कराया बल्कि अपने बचपन की मोहब्बत से भी आगाह किया। बचपन से कैसे? अबीरा ने हैरत से रिजान को देखते हुए कहा। जी हाँ, तुम्हारा मेरे साथ आज से 13 साल पहले रिश्ता पक्का हो चुका था। रिजा ने अबीरा के सामने एक नया इंकशाफ किया था। वो कैसे? और मुझे तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अबीरा ने हैरत से मुँह खोले रिजान को कहा। मैं बताता हूँ ना मेरी जान, ये तब की बात है जब तुम 10 साल की होगी और मैं 15 साल का। याद है ना तुम्हें, हम कैसे बचपन में खेला करते थे एक साथ। रिजान अबीरा को अपने और उसकी इस खूबसूरत माजी में ले गया जहाँ रिजान के मुकद्दर में एक काली रात और अबीरा की जिंदगी में एक आजमाइश लिखी गई थी। रिजान की जिंदगी में वो काली रात आई और उससे उसका सब कुछ छीन ले गई, जबकि अबीरा की जिंदगी की आजमाइश उसे अपने असल हकदार और अपने मिजाजी खुदा रिजान शाह के पास ले आई 10 साल पहले। जारिया बेगम कहाँ है? आप यहाँ आए, जल्दी देखिए आपका होनहार बेटा क्या करके आया है। सालार शाह अपने बेटे को लिए घर में दाखिल होते हुए खुशी से जारिया बेगम को बोलते हुए कहने लगे। आ गई मैं, जी तो बताएं क्या करके आया है आपका शहजादा। जारिया बेगम ने किचन से निकलते हुए मुस्कुराकर कहा। अम्मी ये देखिए, मुझे कबड्डी में फर्स्ट प्राइज मिला है। रिजान ने खुश होते हुए अपनी ट्रॉफी सामने करते हुए कहा। शाबाश, मेरा प्यारा बेटा पैदा ही जीतने के लिए हुआ है। जारिया बेगम ने रिजान के गाल पर किस करते हुए कहा। अरे बेगम, कुछ खाने के लिए भी मिलेगा या नहीं आज, या फिर आज आप दोनों माँ बेटे की मोहब्बत देख कर ही पेट भरना होगा मुझे। सालार शाह ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा। आपको बस मौका चाहिए होता है सालार, जाएं हाथ मुँह धोकर आए, मैं खाना लगाती हूँ। जारिया बेगम ने खप्पे से कहा और किचन में चली गई। बाबा, मामा तो आपसे नाराज हो गई, जाएं और मनाएं अपनी बीवी को, वरना रात में खाना नहीं मिलना आपको। रिजा ने शहर से कहा और कहते ही वहाँ से दौड़ लगा दी। मेरा बेटा तो मुझसे भी 4 कदम आगे है। सालार शाह ने मुस्कुराते हुए कहा और किचन की तरफ चल दिए। आखिर अपनी बीवी को भी मनाना था। क्या हुआ बेगम, आप तो खफा ही हो गई मुझसे। सालार शाह ने जारिया बेगम के गिरदन बाजू हायल करते हुए कहा। इस अचानक इफ्तार पर जारिया बेगम बौखला कर रह गई। क्या है सालार, आपको 2 बच्चों के बाप हैं और अब आप ऐसी हरकतें नित नए जोड़ों की तरह करते हैं। शर्म करें, बच्चे देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। जारिया बेगम ने सालार शाह को खुद से अलग करते हुए कहा। यही कहेंगे कि उनके बाबा कितने रोमांटिक हैं। सालार शाह ने शरारत से कहा तो जारिया बेगम तासुब से सर हिलाकर रह गई। खाना आरामदेह माहौल में खाया गया। जारिया बेगम, हमारी लाडो कहाँ है, दिख नहीं रही। सालार शाह ने जारिया बेगम से ज़ैनब के बारे में पूछा। आपकी लाडो अव्वल साहब के घर है। सालार, मजाल है जो इस लड़की के कदम अपने घर में टिकते हों। जारिया बेगम ने ज़ैनब के बारे में बताते हुए साथ ही शिकायत भी लगा दी। फिर क्या हुआ बेगम, बच्ची है, वो अभी उम्र ही क्या है उसकी। सालार शाह ने अपनी बेटी की हिमायत करते हुए कहा। उम्र क्या है उसकी सालार, ये आप कह रहे हैं, बच्ची नहीं है वो, आपने बच्ची बनाया हुआ है उसे। 18 साल की है और बालिग है। मेरी तो सुनती भी नहीं है। आप प्लीज़ उसे समझाएं, लोग क्या कहेंगे। जारिया बेगम ने अपने खदशात सालार शाह के आगे बयान करते हुए कहा।
اچھا اچھا، آپ پریشان نہ ہو، میں اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہوں، سالار شاہ نے جاریہ بیگم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سالار شاہ 2 بھائی تھے، ماں بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی اور ان کے ابو چند سال قبل ہارٹ اٹیک ہونے کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ سالار شاہ پیشے سے وکیل تھے اور ان کا چھوٹا بھائی عادل شاہ یورپ میں رہائش پذیر تھا۔ باپ کی وفات کے بعد وہ یورپ چلا گیا تھا۔ اس طرح اچانک یورپ جانے کا فیصلہ عادل شاہ نے کیوں کیا تھا، یہ صرف عادل شاہ کے باپ اور ایک شخص کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ سالار شاہ نے اپنے ابو سے بہت پوچھا پر بتانے سالار شاہ نے اپنے ابو سے بہت پوچھا پر بتانے سے پہلے ہی اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور دوسرے شخص کے بارے میں سالار شاہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ جاریہ بیگم اور سالار شاہ کی لو میرج تھی۔ اللہ نے انہیں شادی کے 1 سال بعد ہی بیٹی جیسی نعمت سے نوازا تھا، جسے سالار شاہ نے اپنی ماں کا نام زینب دیا تھا۔ پھر 3 سال بعد سالار شاہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس نے ان کی فیملی کو مکمل کر دیا تھا۔ وجدان کے پیدا ہوتے ہی ان کے گھر رونق آ گئی تھی۔ زینب اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، اس کے ہر کام بخود کیا کرتی تھی، بھلے عمر میں وہ جس کی وجہ سے وہ سالار شاہ کے دل کے بہت قریب تھی۔ قریب تو وہ وجدان بھی تھا، لیکن وہ تھوڑا ڈرپوک قسم کا بچہ تھا۔ سالار شاہ وجدان سے ہر وہ کام کروایا کرتے تھے جس سے وجدان ڈرتا تھا، تاکہ اس کے ذہن سے ڈر کو نکال سکیں، کیونکہ مرد بہادر ہوں تو ہی زندگی گزرتی ہے، ڈرپوک مرد ہو یا عورت دونوں کو زمانہ کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے۔ اور یہی بات سالار شاہ کو پریشان کر دیتی تھی کہ وجدان اپنی زندگی میں کب بہادر بنے گا۔ زینب آپی دیکھیں، خضر بھائی مجھے چاکلیٹ نہیں دے رہے۔ عبیرہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی زینب سے خضر کی شکایت کی، اور وہ آپ کو چاکلیٹ کیوں نہیں دے رہے عبیرہ؟ زینب نے تفتیشی نظروں سے عبیرہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ عبیرہ معصومیت کی پوٹلی تھی، خود شرارت کر کے اس طرح مکر جاتی تھی کہ اس نے تو کبھی شرارت نام کا لفظ سنا ہی نہ ہو اور نہ اسے پتہ ہو کہ شرارت کس بلا کو کہتے ہیں۔ زینب سب جانتی تھی، اس لیے عبیرہ سے پوچھنے لگی، کیونکہ خضر سے عبیرہ کچھ مانگے اور خضر نہ دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو بس خضر بھائی کا ایک گفٹ چھپایا تھا، کیونکہ وہ مجھے بہت پسند آیا، اس لیے میں نے وہ چھپا دیا۔ اب خضر بھائی مجھے میری فریج میں رکھی چاکلیٹ نہیں دے رہے۔ عبیرہ نے معصوم سی شکل بنا کر ساری بات زینب کو بتائی۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ گفٹ کیا تھا؟ عبیرہ نے رازدارانہ انداز میں زینب سے کہا۔ کیا تھا اس گفٹ میں؟ زینب نے تجسس سے پوچھا۔ اس میں ایک بہت پیارا اور خوبصورت بریسلیٹ تھا، اسکن کلر کا۔ عبیرہ نے زینب کو بریسلیٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ بریسلیٹ کا نام سنتے ہی زینب حیران ہو گئی، کیونکہ عبیرہ جس بریسلیٹ کے بارے میں بتا رہی تھی بالکل ویسا ہی بریسلیٹ تو وہ کل شاپ پر چھوڑ آئی تھی، کیونکہ پیسے کم ہونے کی وجہ سے وہ لے نہیں پائی۔ اچھا، میں دلواتی ہوں تمہیں چاکلیٹ، چلو۔ زینب عبیرہ کو لیے باہر آئی، جہاں خضر چاکلیٹ پکڑے کھڑا عبیرہ کا ویٹ کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ آتے زینب کو دیکھ کر چونکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ عبیرہ وہ بریسلیٹ لینے گئی ہے، لیکن وہ تو دشمن جاں کو ارے آپ نے عبیرہ کی چاکلیٹ لی ہے، دیں اسے چاکلیٹ واپس۔ زینب نے خضر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے کہو پہلے میری چیز مجھے دے واپس۔
खिज़र ने अबीरा को खूंखार नज़रों से देखते हुए कहा, एक तो उसका गिफ्ट छुपा दिया और दूसरा मासूम सी शक्ल बनाए दुश्मन जाँ को उसके मुकाबिल ला खड़ा कर दिया। आप ऐसे ना देखें, उसे बच्ची है, डर जाएगी। ज़ैनब ने खिज़र को टोकते हुए कहा, मैं क्या कोई भूत हूँ जो ये मासूम बच्ची मुझसे डर जाएगी? खिज़र ने गुस्से से कहा, अच्छा अब लड़े ना। आप दोनों को पता है ना मुझे लड़ाई नहीं पसंद। मेरे कमरे की अलमारी के फर्स्ट रो में पड़ा है आपका गिफ्ट, जाएं ले लें और अपनी गर्लफ्रेंड को दे आएँ। बहन की तो कोई वैल्यू ही नहीं। अबीरा गुस्से से कहती खिज़र के हाथ से चॉकलेट लेती कमरे में चली गई। कर दिया ना खफा अबीरा को आपने, क्या कह कर गई है अंदाज़ा है आपको? ज़ैनब ने खिज़र को देखते हुए कहा, कुछ नहीं होता, मेरी बीवी मान जाएगी। तुम चलो मेरे साथ, एक काम है तुमसे। खिज़र ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब से कहा, मुझे घर जाना है। ज़ैनब ने घबराते हुए कहा, मैं कोई जिन नहीं हूँ जो तुम यूँ घबरा रही हो मुझसे, चलो 1 मिनट बाद की बात है। खिज़र ने कहते ही ज़ैनब का हाथ थामा। खिज़र ने कहते ही ज़ैनब का हाथ थामा और अबीरा के कमरे की तरफ चल पड़ा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये नॉवेल की एपिसोड? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू। और फ्रेंड्स से प्लीज़ मेरी नॉवेल की एपिसोड हमेशा वॉच करते रहिए। थैंक यू।